भगवान ने ये सृष्टि बनाई, भगवान ने लोगों को बनाया। क्या भगवान इतना इम्परफेक्ट है कि उसने समाज में कुछ लोगों को इतना ताकतवर बनाया और समाज में कुछ लोगों को इतना कमजोर बनाया कि वो ताकतवर लोग उनका शोषण करते हैं और भगवान कुछ नहीं करता? जो भी संत जहर उगलता है वो संत नहीं हो सकता। लेकिन रामभद्राचार्य क्या कहते हैं? मरे मुरायम काशीराम, इस तरीके का नारा लगाते हैं। क्या करते हैं? वो खा खा के बस फैलते जा रहे हैं। आपने कुछ ट्वीट किया था राम मंदिर और रामनाथ कोविंद जी से रिलेटेड। ट्वीट में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा? राम मंदिर का जो फैसला आया, अब उस फैसले को तो आ गया है। अब फैसला सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है। और राष्ट्रपति की आलोचना क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्रपति क्या पब्लिक लाइफ में नहीं है क्या? अब उनकी आलोचना पर अगर हमें जेल भिजवा देते हैं तो फिर इनमें और लॉर्ड माउंटबेटन में क्या फर्क है? तो क्या बीजेपी टोकनिज्म की राजनीति कर रही है? देखिए, दलित को राष्ट्रपति बना करके ऐसा पेश किया गया समाज के अंदर की। द्रौपदी जी एक आदिवासी परिवार से आती हैं और उनका संघर्ष है। उनसे बड़ा पद तो कोई नहीं है किसी देश में, लेकिन वहां नरेंद्र मोदी जाके बैठ गए। मतलब वो ये भी नहीं चाहते कि एक गरीब, पिछड़ी, दलित, आदिवासी महिला को वहां बैठने का मौका मिले। तो शंकराचार्य को रिजेक्ट करने के आप भगवान को भी नकारते हैं? शंकराचार्य कोई ऐसा पद नहीं है। ये जितने भी संत महाराज हैं आपस में लड़ भिड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह, जन काफिला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जन काफिला के मंच पर गेस्ट के रूप में मौजूद हैं प्रशांत कनौजिया जी। प्रशांत जी अपनी सफ़र की शुरुआत पत्रकारिता से किया और अभी कांग्रेस में राजनीति में सक्रिय हैं। प्रशांत जी, आप अपनी बातों को बेबाक और स्पष्ट तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कई बार विवादों से को झेलना पड़ता है और कानूनी रूप से मुकदमे भी हुए हैं आपके ऊपर। प्रशांत जी, जन काफिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चूँकि हम लोग आप विवादों और कानूनी मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं, तो हम अपनी पहली क्वेश्चन की शुरुआत आपकी गिरफ्तारी से करना चाहेंगे। प्रशांत जी, आपने एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस ने आपको गिरफ्तार की। आपने कुछ ट्वीट किया था राम मंदिर और रामनाथ कोविंद जी से रिलेटेड। ट्वीट में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनकी भावनाओं को आहत पहुंचा? देखिए, लोगों को एक गलत फहमी है राजनीति में, या फिर आप लोकतंत्र की जब आप परिभाषा को देखेंगे, लोकतंत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे सवाल ना किया जा सके। अगर आप सवाल नहीं कर सकते तो आप इसको लोकतंत्र कहना बंद करिए। पहली बात, भारत में राष्ट्रपति को लेकर एक सम्मान है, जाहिर सी बात है उस पद का सम्मान है, पर लेकिन उस पद को भी अपनी गरिमा बना के रखनी होगी। राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसे एक नॉन पार्टीसन रहना होगा, उसके लिए सभी लोग एक बराबर हैं। राम मंदिर का जो फैसला आया, अब उस फैसले को तो आ गया है। अब फैसला सही है गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है, तो उस पर हम अब कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि ठीक है बन गया। लेकिन जिस प्रकार राष्ट्रपति जाकर उसको एंडोर्स कर रहे थे, वो किसी भी लहजे से राष्ट्रपति की गरिमा को सूट नहीं करता। और राष्ट्रपति की आलोचना क्यों नहीं हो सकती? क्या राष्ट्रपति क्या इंसान नहीं है? राष्ट्रपति क्या पब्लिक लाइफ में नहीं है क्या? तो राष्ट्रपति अगर किसी भी तरीके का ऐसा बयानात करेंगे जिससे लगता है, क्योंकि राष्ट्रपति कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट और रिलीजियन को एक फंडामेंटल दूरी बनाकर रखनी है जी। मेरा धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सत्ता पर बैठा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ, तो मुझे धर्म से एक प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा एज ए राष्ट्रपति। आप अपने घर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आएंगे, पब्लिक में होंगे, तो आपको ये कभी भी जाहिर नहीं होने देना है कि आपका मजहब क्या है, क्योंकि आप अपने मजहब के हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते। तो संविधान ये बात कहता है, अगर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात उनकी आलोचना होगी। अब उनकी आलोचना पर अगर हमें जेल भिजवा देते हैं तो फिर इनमें और लॉर्ड माउंटबेटन में क्या फ़र्क है, ये जनता ही बताएगी। प्रशांत जी, आपका वो ट्वीट जो हम लोगों ने डाला था कि हमारे अगले गेस्ट हैं प्रशांत कनौजिया, ट्विटर पे डाला था, तो किसी ने टैग किया था वो ट्वीट, जिसके लिए शायद आपको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। वो ट्वीट है कि आपने लिखा था, कितना भी समर्थन कर लो, निमंत्रण तो मिलना नहीं, क्योंकि वो आपको अछूत मानते हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब जो उस समय रामनाथ कोविंद जी के साथ हुआ वही अभी मुर्मू जी के साथ हुआ? क्योंकि उन्हें भी पार्लियामेंट के उद्घाटन में, चाहे राम मंदिर के उद्घाटन में इनवाइट नहीं किया गया। तो अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी टोकनिज्म की राजनीति कर रही है?
देखिए क्योंकि दलित को राष्ट्रपति बना करके ऐसा पेश किया गया समाज के अंदर की। देखिए क्या होता है कि जो भी कोई पद हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, या तमाम जो मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ये सारे जो पद मिलते हैं ये संविधान की वजह से मिलते हैं। ये धर्मानुसार तो मिलते नहीं है। धर्म के अनुसार रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? क्या धर्म अनुसार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती हैं क्या? नहीं बन सकती हैं। रामनाथ कोविंद जी के परिवार के साथ वो मंदिर में गए थे पूजा करने, उन्हें सीढ़ियों पर बिठाकर पूजा अर्चना कराई गई, गर्भगृह में एंट्री नहीं मिली। जबकि आप देखेंगे कोई भी तुच्चा नॉर्मल व्यक्ति जो मामूली विधायक या पार्षद हो या संघ का कोई कार्यकर्ता हो, जस्ट बिकॉज वो दलित आदिवासी पिछड़े समाज से नहीं आते, उनको गर्भगृह में एंट्री मिल जाती है। देश का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति को गर्भगृह में एंट्री नहीं मिल रही है। ये सोच विचार करने वाली बात है। और नरेंद्र मोदी ने जब राम मंदिर का पूजा पाठ कर रहे थे, जब उसका उद्घाटन कर रहे थे, उसमें भी द्रौपदी जी को नहीं बुलाया गया। जब आप कह रहे हो कि भाई द्रौपदी जी एक आदिवासी परिवार से आती हैं और उनका संघर्ष है, जो भी है, जिस भी विचारधारा के साथ संघर्ष किया हो, उन्होंने एक संघर्ष करके आई है यहाँ तक, उनसे बड़ा पद तो कोई नहीं है किसी देश में। लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जाके बैठ गए। मतलब वो ये भी नहीं चाहते कि एक गरीब पिछड़ी दलित आदिवासी महिला को वहाँ बैठने का मौका मिले। हो सकता है नरेंद्र मोदी चाहते हो सकता है कि मंदिर के जो पुजारी हो वो नहीं चाहते हों। अच्छा, तो क्या आपके हिसाब से ओबीसी SC ST को बीजेपी या आरएसएस अभी भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार या मनुस्मृति के अनुसार ही देखता है? नहीं देखती क्या? मतलब मैं ये बात आपके दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा, आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप संघ की जो कार्यपालिका है उसको देखेंगे। संघ अगर दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हिंदू मानता या अपने बराबर का मानता, हिंदू तो वो चुनावी हिंदू कहते हैं, अगर अपने बराबर का मानता तो क्या वो संघ का आज तक कोई भी सरसंचालक कोई पिछड़ा दलित आदिवासी क्यों नहीं बना? आप संघ के प्रचारक जितने भी हैं, सरसंचालक, प्रचारक, जो प्रदेश प्रमुख हैं, उसमें भी एक भी आपको नहीं मिलेंगे दलित आदिवासी लोग। तो मेरा कहना यह है कि कभी कभी चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती, आपके एक्शंस में नजर आता है कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते तो आप कहिए कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते तो आप कहिए कि हम सरसंचालक किसी दलित आदिवासी को बनाएंगे। टोकनिज्म की पॉलिटिक्स देखो हर कोई करता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी भी यही कर रहे, बहुत सारे दल करते हैं। लेकिन जैसे आप मंत्रिमंडल की जब शपथ होती है तो उसमें जो सामाजिक न्याय मंत्रालय, वो पक्का सबको पता है कि कौन दलित विधायक है, 4-5 वो बनेगा। अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय की बंटवारा होना है तो अगर आपका एक मुस्लिम विधायक जीता है तो आपको पता है कि उसी को बनाना है, और नहीं जीता है तो फिर आप किसी सरदार को बनाएंगे या किसी जैन को बनाएंगे या किसी अन्य माइनॉरिटीज़ को बनाने का कोशिश करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप वर्ण व्यवस्था में नहीं मानते तो वर्ण व्यवस्था अनुसार क्यों चलते हैं? मेरा देश का प्रधानमंत्री जाकर किसी शंकराचार्य के कदमों में कैसे गिर सकता है? ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता ने चुनकर भेजा है, जनता ने उनको यहां तक पहुंचाया है। वो जो बैठ कर खा रहा है, रामभद्राचार्य के नरेंद्र मोदी पैरों में गिरते हैं। रामभद्राचार्य क्या है? एक साधु को कभी क्रोध नहीं आ सकता। मैं वेद की बात कर रहा हूं। वेदों उपनिषदों के माध्यम से ये कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति को क्रोध आता है वो संत नहीं हो सकता। जिस भी व्यक्ति के मन में द्वेष है वो संत नहीं हो सकता। जो भी संत जहर उगलता है वो संत नहीं हो सकता। लेकिन रामभद्राचार्य क्या कहते हैं? मरे मुरायम काशीराम, इस तरीके का नारा लगाते हैं। क्या करते हैं? वो खा खा के बस फैलते जा रहे हैं। क्या रोल है उनका? तो प्रशांत जी, चूंकि हिंदुइज्म के वो एक परंपरा है शंकराचार्य, आप उसको रिजेक्ट करते हैं? कौन सी? और अगर आप शंकराचार्य को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप भगवान को भी नकारते हैं? देखिए, शंकराचार्य कोई ऐसा पद नहीं है, ठीक है? जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है कि कोई बनेगा तो उसके मरने के बाद उसका बेटा संभालेगा, उसका बेटा संभालेगा। क्या इन शंकराचार्यों के जो पीठ हैं इनमें क्या लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है? ये जितने भी संत महाराज हैं आपस में लड़ भिड़ते हैं। अभी कुंभ में आपने देखा होगा आपस में लड़ बच गया था कि हमें ये जगह चाहिए, हमें ये जगह चाहिए। और आप जितने भी साधुओं को देखेंगे, इनका जितना भी उत्तराधिकारी या तो इनका भतीजा है या इनके बहन का लड़का है या इस तरीके के लोग हैं। रामभद्राचार्य का जो उत्तराधिकारी है वो भी उनका रिश्तेदार है। योगी आदित्यनाथ के चाचा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं मैं परिवारवाद से नहीं आया हूँ, योगी आदित्यनाथ के जो चाचा थे वो गोरक्षेश्वर जो पीठ है उसके महंत हुआ करते थे। अच्छा, ठीक है। वो जब नहीं रहे दुनिया में, उन्होंने अपने भतीजे को दे दिया। तो ऐसे तो ये सब आपस में बांट रहे हैं।
बंदर बाट का खेल चल रहा है। और रहा बात भगवान को मानने का, तो आप मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई, भगवान ने लोगों को बनाया, तो क्या भगवान इतना इम्परफेक्ट है कि उसने समाज में कुछ लोगों को इतना ताकतवर बनाया और समाज में कुछ लोगों को इतना कमज़ोर बनाया कि वो ताकतवर लोग उनका शोषण करते हैं और भगवान कुछ नहीं करता? इस दुनिया के अंदर जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस पर भगवान शांत क्यों है? उसी के नाम पर दुनिया भर में दंगे हो रहे हैं, उसी के नाम पर करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं दुनिया में। मैं सिर्फ इस धर्म की बात नहीं करता हूँ, दुनिया में हर धर्म में जितना लोगों को मरने के लिए प्लेग, डेंगू, मलेरिया, कोरोना जिम्मेदार नहीं है, उससे ज़्यादा धर्म जिम्मेदार है। सबको अपने धर्म को मारने की आस्था है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आप अपना धर्म मानते हैं आप मानिए, कोई व्यक्ति अपना धर्म मानता है मानिए, पर अगर आपका धर्म अंधविश्वास फैलाता है, अगर आपका धर्म हिंसा को पैदा करता है, अगर आपका धर्म मुझे हानि पहुंचाता है, तो मैं ऐसे धर्म के खिलाफ हूं। और मैं ईश्वर में नहीं मानता। मेरा मानना है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस कोट को मैं वापस कहना चाहूंगा कि कल्टीवेशन ऑफ द माइंड इज द सोल पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारा जो विवेक है, हमारी बुद्धि, उसी का विकास का नाम मनुष्यता है। आप ऐसे लोगों को क्यों पूज रहे हो जिनको आप देखा नहीं, किसको जाना नहीं? हमें ये दुनिया को बेहतरीन दुनिया बनानी है, रोज एक नए टूल का इजाद करना है कैसे हम न्याय कर पाएं, लेकिन हम रोज एक नया कारण ढूंढते हैं समाज में विभाजन करने का, समाज के अंदर नफरत फैलाने का। तो मुझे लगता है कि अगर धर्म का मतलब ये है तो मैं बहुत खुश हूँ नास्तिक होकर। एक समाज आजकल तो बाबा साहब अम्बेडकर को ही भगवान बनाने पे तुले हुए हैं। हाँ, मतलब दलित समाज का, हाँ, ये गलत है। मतलब मैं दलित समाज से खुद भी आता हूँ और मैं आपके दर्शकों को दिखा दूं, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की ये टैटू बना रखा अपने हाथ में। इसका कारण ये नहीं कि मैं इनको भगवान मानता हूँ, ठीक है, मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में हम आए हैं, हम तो कुछ लेकर नहीं आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मैं जब मरूं तो मेरे शरीर पर ऐसे व्यक्ति का चेहरा हो जिन्होंने मुझे प्रेरित किया अपने जीवन में। बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पढ़ते नहीं है, पहली बात तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे भगत सिंह के बहुत सारे फैन आपको मिल जाएंगे मार्केट में, मतलब लॉरेंस बिश्नोई जैसा देखो टेररिस्ट है, लेकिन वो भी अपने आप को भगत सिंह का फैन बताता है। लेकिन भगत सिंह को लोग पढ़ते नहीं हैं। भगत सिंह क्या व्यक्ति थे, लोग उनको याद रखते कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह इतने अच्छे राइटर थे, इतने अच्छे पोएट थे, इतने अच्छे सामाजिक वैज्ञानिक थे। वो समझते थे कि समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, देश आज़ाद करवाना एकमात्र उनका उद्देश्य नहीं था। वो चाहते थे अगर देश आज़ाद हो गया तो फिर हम टर्मोइल में चले जाएंगे। हमें ऐसा देश बनाना है जो आज़ादी के बाद भी एक ऐसा देश बने जो एक प्रोग्रेसिव नेशन के रूप में दिखे, जो लोग नहीं मानते। बस भगत सिंह का गाड़ी के पीछे एक फोटो लगा दो, मैं फैन भगत सिंह का गाना बना दो, लोग हो गए। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पढ़ते नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ कास्ट रिजर्वेशन पर ही काम नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर एक लेबर रिफॉर्मर थे। उन्होंने एक लेबर पार्टी भी बनाई थी 1939 के आसपास। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे लिखा, उन्होंने फॉरेन रिलेशंस डिप्लोमेसी पे लिखा, उन्होंने वॉर पे लिखा। उन्होंने इतने महिलाओं को आज जो हमारी बहुत सारी महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर को गाली देती हैं, सवर्ण महिलाएं, आज अगर उनको प्रॉपर्टी में अधिकार मिल रहा है, तलाक लेने का अधिकार मिल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। तो जस्ट उनको आप कास्ट रिजर्वेशन के, और रिजर्वेशन पे भी बहुत लोगों का आपत्ति है। मैं बता दूं रिजर्वेशन अमेरिका में भी है, रिजर्वेशन न्यूजीलैंड में भी है, रिजर्वेशन पाकिस्तान में है, रिजर्वेशन ऑस्ट्रेलिया में है, रिजर्वेशन सिंगापुर में है, चाइना में रिजर्वेशन है, नेपाल में रिजर्वेशन है, लंदन में रिजर्वेशन है, स्पेन में रिजर्वेशन है, जर्मनी में रिजर्वेशन है। अब लोग बोलेंगे कैसा रिजर्वेशन है, वहाँ तो कास्ट सिस्टम। तो रिजर्वेशन को बाहरी की दुनिया में लोग अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, और अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बेस्ड ऑन ऑपरेशन होती है। जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा उस तरीके का रिजर्वेशन होगा। अमेरिका में जैसे ब्लैक्स को डाइवर्सिटी के लिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि उनके साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ है। वहाँ ठाकुर ब्राह्मण वाला या दलित वाला अत्याचार नहीं है। तो जिस प्रकार का वहाँ डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन होगा उस प्रकार का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है, पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है, एक अच्छा टूल है लोगों को एक पटल पे लाने का। पर हमारे भारत में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा मैं एक चीज़ देखता हूँ, 10वीं फेल रिक्शा वाला भी ये बात बोलने को तैयार है कि अगर आरक्षण नहीं होता तो भैया हम कलेक्टर बन गए होते। ठीक है, नहीं पढ़ा, पत्ता खेल रहा था जब स्कूल भेजा जा रहा था, लेकिन वो बोल रहा है कि
रिजर्वेशन नहीं होता तो भैया हम कलेक्टर बन गए होते। अब आप किसी ज्योतिष पंडित के पास चले जाइए, वो क्या कहेगा, आप बोलिए कि भैया मेरा लड़का जो है या मेरा भाई जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो बोलेगा ऐसा है, आपका नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, आपका मंगल भारी है, शुक्र धीमा है, ये वो कहानी सुनाएगा। लेकिन वहीं आप उसको पूछिए आपका बेटा क्यों फेल हो गया, तो बोलेगा आरक्षण की वजह से। अच्छा, अपना बेटा फेल हुआ आरक्षण की वजह से और दूसरा का बेटा फेल हुआ नक्षत्र की वजह से। तो ये जो अनसाइंटिफिक बात है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तक साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, तो दुनिया की कौन सी ताकत है मुझे रोकेगी साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने से? मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बात कर रहा हूँ। बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब की पूजा मत करो। जैसे गौतम बुद्ध को भी लोग बहुत भगवान मानते हैं, मैं तो भगवान नहीं मानता, मैं उनको एक अच्छा गुरु मानता हूँ कि जिस समय समाज के अंदर दलितों को, पिछड़ों को अछूत माना जाता था, उस समय वो व्यक्ति खड़ा होता है और पूरी व्यवस्था को ललकारता है और एक नई पंथ की स्थापना करता है। इसलिए उनका रिस्पेक्ट है, वो एक मार्गदर्शक है, गुरु हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म आत्मा में विश्वास नहीं करता, मैं मानवीय मूल्यों को किस तरह बेहतर करूं, इस पर काम करने का नाम बुद्धिज्म है। प्रशांत जी, आप पहले पत्रकार थे और पत्रकारिता में बहुत बेहतर कर रहे थे जी। फिर आपने राजनीति चूज किया। क्या आपको नहीं लगता कि पत्रकारिता के फील्ड में बहुजन समाज ना के बराबर है और उसमें आपको रहना चाहिए था? राजनीति में जाने से अच्छा वहाँ रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था आपको। देखिए, ये बात तो है, मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे रहना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता भारत में हो नहीं रही है। कुछ लोग सबल्टन मीडिया कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर बहुत सारी खबरें दिल्ली पहुंचती हैं तो सबल्टन मीडिया के माध्यम से पहुंचती हैं। आपको क्या लगता है ये लोग जाएंगे कवर करने? हाथरस की बेटी का साथ जब वो घटना हुई तो कोई दिल्ली का मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा था। ये यूट्यूबर्स, बहुजन मीडिया, सबल्टन मीडिया आगे आई और उन्होंने मजबूर किया दिल्ली को कि उस पर जाकर कवरेज करे। और दुख की बात यह है कि ये अंजना ओम कश्यप जैसे लोग, श्वेता सिंह जैसे लोग, ये लोग जाकर लड़की का चरित्र हनन करने का काम कर रहे थे वहां। आप उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग यूट्यूब पर जाके देखिए, चरित्र हनन करने, मतलब आप देखिए इनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। ये अपने बलात्कारी सहजातियों को बचाने के लिए अपनी इंटीग्रिटी तक को दांव पे लगाने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर बहुत सारा जो बदलाव है वो पॉलिटिकल विल से आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अब पॉलिटिक्स में हूँ, अब मैं पॉलिटिक्स में किस तरह हूँ, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा वो ज़रूरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि इस देश में एक बड़ा बदलाव राजनीतिक चेतना से आएगा। मान्यवर कांशीराम जी के भक्त हैं हम लोग, उनको पढ़ के यहाँ बड़े हुए हैं और हमें पता है कि पेन का जो ढक्कन है वो पीछे लगाना या आगे लगवाना है। ठीक है, आपने पत्रकारिता छोड़ा और राजनीति में, लेकिन एक ट्रेंड देखा जा रहा है, जैसे आप आरएलडी में थे, फिर आप आरएलडी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ऐसा क्यों? मतलब पत्रकारिता छोड़े आरएलडी गए और फिर देखिए, मैं बताता हूँ, इस बहुत लोग जानना चाहते हैं मैंने आरएलडी क्यों ज्वाइन की। जब मैं जेल से बाहर आया 2020 में, तो मैं उस बार बहुत सारे देश के नेताओं से मुलाकात कर रहा था। देश के बड़े बड़े नेताओं, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता हूँ, पर लगभग देश के सभी विपक्ष के बड़े नेताओं से मैंने मुलाकात की। और उसके साथ किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो मैं किसान आंदोलन में भी जाता था। तो वहीं मेरी मुलाकात आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उनसे मुलाकात हुई। और चूंकि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं और उस तरीके का वो टिपिकल जो पॉलिटिशियन वाला ऑरा है वैसा नहीं था, पढ़ा लिखा आदमी है। और हम लोग भी वो स्कॉर्पियो लहराना, वो फॉर्च्यूनर लेके काफिला निकालना, उस पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते, और वो एक्चुअली मैच करता है। और हम लोग जो सोशल जस्टिस की बात करते थे वो भी करते थे, तो एक वाइब मैच होती है। फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ काम करना है जो दंगा भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं, जो ये ऑप्टिक्स की जो पॉलिटिक्स है, फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लहराने की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक जो पॉलिसी लेवल पे काम होना है उस पर बात कर रहे हैं। तो वो जानते हुए हमने आरएलडी ज्वाइन की और काम किया। और आरएलडी में जब थे तो 18 जिलों में घोड़े पर यात्रा निकाली, न्याय यात्रा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी जिला नहीं होगा जहां मैं घोड़े से यात्रा नहीं की। जहां जहां दलित दूल्हों को घोड़े से उतारा गया वहां भी मैं घोड़े से यात्रा की। और किसी की हिम्मत नहीं हुई हमको उतार दे। तो वो हमारा असर्शन है, वो हमारा एक तरीके से प्रतिरोध है उन लोगों के लिए कि जो लोग घोड़ी से उतारते कि आपने उतार दिया, वो बेचारे अकेले थे, अब हमको उतार के दिखाइए। कौन उतार रहे हैं? जो लोग उतारते हैं, आप बताने की जरूरत है क्या? आप गूगल पे जाके सर्च करिए, आपको नाम एड्रेस सब मिलेगा। नहीं, अपर कास्ट लोग हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, और कोई नहीं है। ये दो बिरादरी के लोग हैं, करते हैं। उनमें भी ऐसा नहीं है सब खराब है, कुछ अच्छे होंगे। भाई वीपी सिंह उन्हीं की बिरादरी से आते हैं ना, लेकिन भाई उनके राज्य में मंडल कमीशन लागू हुआ। अर्जुन सिंह आते हैं उनकी बिरादरी से, उनके राज्य में भी पिछड़ों को आरक्षण मिला। तो ऐसा नहीं है सभी लोग खराब है, पर कुछ जो
संकुचित मानसिकता के लोग हैं जो आज भी अपने आप को 15वीं 16वीं शताब्दी में अभी तक उनका दिमाग अटका हुआ है, वो सारे लोग करते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं। हर बिरादरी में अच्छे लोग हैं, हर बिरादरी में बुरे लोग भी हैं। तो मेरा कहना ये है कि मैं आरएलडी में था, काम किया, फिर आरएलडी ने कहा कि भाई हम बीजेपी के साथ जाएंगे। फिर चौधरी साहब ने एक बयान दिया पार्लियामेंट में जिससे मैं बहुत आहत हुआ कि मुझे नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह दिखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह इतने बड़े फिगर हैं कि नरेंद्र मोदी उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन चौधरी चरण सिंह का इस देश के किसानों के लिए रहा, चौधरी चरण सिंह बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लैंड रिफॉर्म के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार रहे। आज बहुत सारे लोगों को जो जमीनें मिली, भूमिहीन लोगों को, वो चौधरी चरण सिंह जी के माध्यम से मिली। लेकिन चौधरी चरण सिंह जैसे महान व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करना हु इज अ प्रोडक्ट ऑफ राइट, नरेंद्र मोदी दंगे के प्रोडक्ट है। अगर गुजरात में वो दंगा नहीं हुआ होता तो शायद नरेंद्र मोदी इतने बड़े नहीं बनते भाई। अगर चौधरी चरण सिंह ने थोड़ी ना दंगे करा के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह ने थोड़ी ना इस देश के अंदर नफरत फैला के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे महान कैरेक्टर को कभी भी ऐसे छोटे कैरेक्टर से जो मैं आई मी माई सेल्फ वाली पॉलिटिक्स करता है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग वैचारिक रूप से एक तरीके से कमिटेड लोग हैं। और मैं ये बात बहुत पहले भी कहता रहा हूँ, आज आपके पॉडकास्ट पे दोहरा देता हूँ कि अगर मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से उनका तिरस्कार कर दूंगा। मैं अपने पिताजी के लिए बात कहता हूँ। तो आप सुनिए कि मैं अपने पिताजी का तिरस्कार कर दे सकता हूँ, तो ऐसी दुनिया में कितनी पार्टियां मैं उनका तिरस्कार कर सकता हूँ अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाए। सवाल ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, सवाल ये है कि मैं लोगों को समझाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो महज मोहरा है, वो एक पार्टी है। हमारी जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, जो इस देश के अंदर 1925 में बना, और तब बना जब बाबा साहब अम्बेडकर दलित चेतना को जगाने के लिए 1920 से ही काम शुरू कर दिया था उन्होंने। लोगों को लगता है आरएसएस एंटी मुस्लिम है, आरएसएस एंटी दलित है। मुसलमान तो सिर्फ एक कवर है, ये मुसलमान की आड़ लेकर दलितों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस का जो मुख्य उद्देश्य था, अगर इतना ही एंटी मुस्लिम है तो बाबा साहब के बनाए आरक्षण ये संविधान को गलत क्यों कहा गोलवलकर ने? अगर इतना ही एंटी मुस्लिम है तो बाबा साहब अम्बेडकर को शैतान से तुलना की, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की उन्होंने के खिलाफ बात किया और आज तक करते हैं। अच्छा। अगर इतना ही दलितों से प्रॉब्लम है, अगर मतलब प्यार है, तो दीजिए ना रिजर्वेशन, क्या दिक्कत है? आप रिजर्वेशन दीजिएगा। अभी बिहार में तेजस्वी जी की सरकार थी, जब नीतीश जी के साथ, तेजस्वी जी ने जातिगत जनगणना लागू किया, आरक्षण दे दिया। अब ये लोग सदन के अंदर तो विरोध नहीं करते हैं, सदन के अंदर तो हाँ समर्थन करते हैं, फिर वहां से एक एसएलपी लगवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप पता करिए कौन लोग हैं ये एसएलपी लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये मामला बार बार रुक जाता है। महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया गया, किसने जाकर एसएलपी लगाई मराठा आरक्षण के खिलाफ? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लोगों ने ऐसे डमी स्लीपर सेल बना रखे हैं जो आपके दिए हुए आरक्षण, आपको आरक्षण देती है सरकार, ये एक एसएलपी लगा के सुप्रीम कोर्ट में वो बैरियर दिखा देते हैं कि 49.5% से ज्यादा क्रॉस नहीं हो सकता रिजर्वेशन। अरे क्यों नहीं हो सकता रिजर्वेशन? अगर सोसाइटी बदल रही है तो रिजर्वेशन को भी बदलना होगा। तेलंगाना सरकार ने अभी रिजर्वेशन लागू किया, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया, बधाई के पात्र है। ऐसे हर राज्य को करना पड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा मूल मंत्र है। प्रशांत जी, अभी आपने बताया कि आरएलडी ज्वाइन करने का आपका मेन रीजन था कि वो किसानों की हक की बात करती है। आपको नहीं लगता जहां आप गए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस दशकों से सत्ता में थी, लेकिन किसानों के अधिकार की जो अभी मांग कर रहे हैं, अधिकार की मांग, वो फुलफिल नहीं किया था, तो ही अभी मांग कर रहे हैं ना। वो कांग्रेस कर सकती थी ना, एमएसपी जैसे सारे गुड्स पे दे सकती थी, लेकिन उसने नहीं दिया। मैं कहाँ कह रहा हूँ कांग्रेस बहुत बेस्ट पार्टी है। कांग्रेस इससे पहले सरकार चलाई है। मैं ये नहीं, कोई भी सरकार अगर ये कहे कि हमने सरकार चलाया और हमने कोई सब काम बेस्ट किया, ये तो कोई भी नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पार्टी में हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे काम मनमोहन सिंह के सरकार में बहुत अच्छे काम किए। आज अगर किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल लाया, आप सोचिए भूमि अधिग्रहण बिल, आपके जमीन की कीमत का 5 गुना आपको मिलेगा। ये कितना बड़ा रिफॉर्म है। क्या आपको, अगर आपकी जमीन 1 करोड़ की है तो आपको 5 करोड़ मिलेगा अगर भूमि आपकी अधिग्रहण हो रही है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में हो रहा था उस समय, उस तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज नहीं हो रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने हर फ्रंट पे बहुत अच्छा काम किया हो, पर किसानों के लिए एक मुख्य उद्देश्य था कि उनका जो जमीन अधिग्रहित होती थी, हर बार उनको औने पौने भाव में जमीन सरकार अधिग्रहण कर लेती थी, जिससे उसको मिलता कुछ नहीं था। तो किसानों को एक मेंटल सिक्योरिटी दी कि अगर आपकी 1 करोड़ की जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है, पहले होता था अटल बिहारी सरकार के टाइम पे कि 25 लाख 20 लाख रुपए देके अधिग्रहण कर लेती थी, लेकिन उसी को कांग्रेस ने बनाया कि अब अधिग्रहण करना है तो आपको 5 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा काम है।
हर फ्रंट पे बहुत अच्छा काम नहीं हुआ होगा, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये काम बहुत बड़ा काम है। जो लोग जमीन अधिग्रहण बिल को हल्के में ले रहे हैं ना, वो ये नहीं समझ पा रहे कि जमीन अधिग्रहण बिल बहुत बड़ा काम हुआ है। सरकार को और व्यापारियों को सोचना पड़ा कि जमीन अधिग्रहण करना। पहले सरकार कितनी जमीन अधिग्रहण ऐसे ही करके रखी रहती थी, 20-20 साल कुछ होता ही नहीं था उसके ऊपर। आज लेकिन उसके ऊपर नियम है, वो कांग्रेस ने बनाए। अब कांग्रेस ऐसा नहीं है 100 में से 100 का काम अच्छा काम करेगी, लेकिन ये है कि आर्थिक नीति पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। 90 के दशक की जो सामाजिक लड़ाई थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई, क्या आपको लगता है कि वो अभी के दौर में आगे बढ़ा या फिर डाइल्यूट हुआ? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना दोनों में हो सकता है, क्योंकि अगर आप 90 के दशक के देखेंगे, जो लड़ाई वहाँ जिस तरीके की सामाजिक लड़ाई चल रही थी, उसने देश को बहुत सारे नेता दिए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के रूप में दिए हों, चाहे वो मुलायम सिंह जी के रूप में दिए हों, चाहे वो मान्यवर कांशीराम जी के रूप में दिए हों, चाहे वो रामविलास पासवान जी के रूप में दिए हों। ऐसे बहुत सारे नेता 90 के दशक में देश के, शरद यादव जी हैं, बड़े पटल पर नजर आए ये लोग, और इन्होंने काम किया। और उसी का ये रहा कि यूपी के अंदर लगातार लंबे समय तक दलित और ओबीसी मुख्यमंत्री रहे। बिहार के अंदर लगातार आज तक, मतलब वो 90 की ही क्रांति है कि जगन्नाथ मिश्रा के बाद आज तक कोई ब्राह्मण ठाकुर भूमियार कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। तो ये एक बड़ा काम है। और आज बीजेपी पे भी प्रेशर है। आप देखिए, ओबीसी मंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए ढूंढते रहते हैं ये लोग भी। जैसे मध्य प्रदेश में बनाने का कोशिश किया, बहुत जगह ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी ओबीसी को सेट कर दें, कहीं ये इसको सेट कर दें। तो ये बताता है कि इनके ऊपर एक मानसिक प्रेशर है। बस 2014 के बाद एक जो धार्मिक उन्माद की लाइन समाज के अंदर आई, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन जो काम 90 के दशक में हुआ है वो आगे ही बढ़ रहा है। बस अभी ये पिछले 10-11 साल से थोड़ा डाइवर्टेड है। उसको अगर हम सही पटल पर ले आए तो मुझे यकीन है आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी का जीतना नामुमकिन है। अगर ओबीसी इस देश का, दलित इस देश का, महादलित इस देश का अगर सुधर जाए, अगर वो एक साथ हाथ मिला ले, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी अपना पार्षद भी जिता पाएगी। अच्छा, प्रशांत जी, हम लोगों ने आपको यार थोड़ा रिसर्च कर रहा था हम लोगों ने, तो उसमें पाया कि आपका इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा अच्छा पकड़ है। तो कुछ सवाल है कि भाजपा सरकार ऐसा दावा करती है कि आज के दौर में भारतीय इकोनॉमी जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा इकोनॉमिकली बढ़ रहा है? वैसे कांग्रेस तो और अपोजिशन जो है इस बात को कह रही है कि जॉबलेस ग्रोथ है इंडिया का। हाँ, आपका क्या मानना है? देखिए, इकोनॉमी जो लोगों को अर्थव्यवस्था, एक टीवी पर एक न्यूज़ फ्लैश होती है हर 2-3 महीने पे, आप देखते होंगे भारत में जो जीडीपी है वो इतने % बढ़ी, भारत की जीडीपी है इतने % बढ़ी, भारत 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा। लेकिन आप जब इस न्यूज़ को ब्रेक करने का काम करेंगे तो आप समझेंगे कि भारत की जो जीडीपी है, क्या वो जो टीवी पर एक फिगर के रूप में दिखती है, क्या वो सच में जनता में बराबर बटी हुई है क्या? अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखें, जो विकिपीडिया बताता है कि $2600-2700 के आसपास हमारा पर कैपिटा इनकम है, लेकिन ये एवरेज है, वो हर किसी का नहीं है। इसमें से मैं लगभग 70-80% लोगों की जो आमदनी है वो $1000 से कम है। बाकी कुछ लोगों की आमदनी जो है $8000, $25000 है, उसकी वजह से वो एवरेजिंग $2600-2700 पर आता है। भारत में रिपोर्ट्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत में जॉबलेस जो संख्या है वो 45 साल में सबसे ज़्यादा आई है। मतलब इतना अंग्रेज़ों के समय भी नहीं था जॉबलेसनेस जितना अभी आया है। भारत के अंदर लगातार अगर भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है तो भारत का डॉलर जो है वो कमज़ोर, डॉलर के सामने कमज़ोर क्यों हो रहा है? अगर बढ़ रही है इकोनॉमी, आप किसी भी देश को देखिए, बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है, बढ़ रही है, तो डॉलर के मुकाबले आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। जब नरेंद्र मोदी आए थे सत्ता में तो डॉलर की कीमत मुझे लगता है 60-61 के आसपास हुआ करती थी, आज 87 के आसपास है। 87 तो मार्केट प्राइस है, लेकिन आप खरीदने जाएंगे तो आपको 88-89 रुपीज़ में मिलेगा, क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो आपको 2-3 रुपये महंगा और जब बेचते हैं तो 2-3 रुपये सस्ता बिकता है। तो डॉलर अगर आप परचेज करने की बात करते हैं तो आप लगभग 80-88 रुपये, 89 रुपये, 90 रुपये डॉलर खरीदने के लिए दे रहे हैं। इसका बड़ा इम्पैक्ट है आपका जो एक्सपोर्ट्स है, आपके जो इम्पोर्ट्स हैं, वो आपका अपने आप इससे इम्पैक्ट होता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी अभी गए थे एलॉन मस्क से मिलने के लिए, भारत पहली बार हुआ है कि किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश जाकर उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से ना मिलकर पहले किसी व्यापारी से मिल रहा है। और उसके बाद अमेरिका नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं भारत में व्यापार करना बहुत कठिन और नामुमकिन है लगभग। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के मुंह पे कहा और नरेंद्र मोदी ने उसको काउंटर नहीं किया। उसने फिर कहा कि हम भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे।
अब रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कोई देश, मान लीजिए ये माइक ही अगर आप अमेरिका बेच रहे हैं, अमेरिका इसके ऊपर पहले मान लीजिए 20% ही टैरिफ लगाया करता था, और आप अमेरिका से जो माइक खरीदते थे अमेरिका उसके ऊपर कम टैरिफ लगाता था, क्योंकि आप हर देश की इकोनॉमी बाइंग परचेजिंग पैरिटी अलग अलग होती है। अब उसने बोला भारत अगर इस माइक पे 100 रुपये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा तो हम भी 100 रुपये लगाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अमेरिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत की अगर इकोनॉमी को आप देखें तो भारत के जो उत्पादन है इनकी विदेशी अमेरिकी मार्केट में डिमांड पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतना जब एक्सपेंसिव हो जाएगा तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये भारत में ही रह जाएंगे, फिर भारत में सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस अमाउंट बेचने के लिए क्या करना होगा, ये डिमांड सप्लाई का खेल है। अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो चीज़ें सस्ती होंगी। जैसे आज सोने का भाव अगर आप देखें तो सोना लगभग 88,000 रुपीज़ पहुँच चुका है। उसका कारण क्या है कि भारत के अंदर जो सोने की डिमांड है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई उसी प्रकार अगर आप ज़्यादा सोना हो जाए, मतलब अगर मान लीजिए एक भारत के अंदर ऐसी कोई खान मिल जाए जहां आपको इतना सोना मिल जाए कि अगर आप 100 साल तक भी निकालते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, तो सोने के भाव आप देखेंगे 20-25 हज़ार रुपये हो जाएगा कि सप्लाई ज़्यादा हो गई। उसी प्रकार ये जो उत्पाद हैं ये भारतीय मार्केट में रह जाएंगे और फिर इन्हें भारतीय मार्केट के हिसाब से बेचना पड़ेगा नुकसान में, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाते हैं, लोकल जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी क्वालिटी बहुत अलग होती है। तो आप जब इसको नहीं बेच पाएंगे बाहर तो आपको भारतीय मार्केट में बेचना पड़ेगा लॉस में, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रखे रखे गोडाउन में सड़ जाए इससे अच्छा खराब हो जाए या जंग लग जाए इससे अच्छा भारतीय बाजार में बेचेंगे। अब भारतीय बाजार में वही लोग बेच पाएंगे जो बड़े कॉर्पोरेशन है। अब आप एक छोटे व्यापारी, आप 3 महीना 6 महीना लॉस बेयर कर पाएंगे, लेकिन एक मोमेंट आएगा कि आप बोलेंगे अब मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है नहीं। ये बड़े कॉर्पोरेशंस के पास है कि वो 2-2 साल लॉस करते हैं। अब बहुत सारी स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, आप देखेंगे कि आज तक प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाई हैं, वो लॉस पे ही बिजनेस चला रही हैं। तो ये सारे लॉस पे चला लेंगे, धीरे धीरे छोटे प्लेयर सब बंद हो जाएंगे, बड़े प्लेयर मार्केट में रह जाएंगे। फिर ये प्राइस रेगुलेट करेंगे कि जो चीज़ आपको सरप्लस के नाम से सस्ती मिल रही थी, अब चूंकि इनके पास पूरा कंट्रोल है मार्केट का, ये चीज़ों को महंगा कर देंगे। भाई आपकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, आपकी आमदनी ना बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई और आमदनी प्रपोर्शन में बढ़े तो समझ में आता है। आपकी महंगाई दर 7-8% से बढ़ती है, आपकी जो इनकम है वो 2-3% से बढ़ती है, तो कोई रिलेशन नहीं है। इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी होनी ज़रूरी है, और बाइंग कैपेसिटी कब आएगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा। आपके पास आज अगर 10,000 रुपया है तो आपके दिमाग में 10,000 रुपये का बजट है। अगर आपके जेब में अगर 10,000 करोड़ आ जाए तो फिर आपके पास 10,000 करोड़ का बजट है, तो आपका फिर खर्च करने का जो एंगल है वो पूरी तरह बदल जाएगा। ठीक है, पहले आप सोचेंगे कि मैं रेमंड का शर्ट ले लूँ, फिर आप बोलेंगे नहीं मैं लुई विटॉन का शर्ट खरीदूंगा, क्योंकि आपके पास बाइंग कैपेसिटी, और ये बाइंग कैपेसिटी भारत में दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोगों की आमदनी कम हो रही है, जॉब इनसिक्योरिटीज़ हैं, भारी मात्रा में ले ऑफ्स होते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आपके मन में पहले आप लोगों से मिलते हैं तो अच्छे से बात कर, आज हर व्यक्ति टेंशन में कब उसकी नौकरी चली जाए। ये एक एनवायरनमेंट जो है ना ये बहुत खतरनाक है, और इससे इकोनॉमी में इम्पैक्ट हो रहा है। जस्ट बिकॉज अडानी अंबानी टाटा बिरला की संपत्ति बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में हर व्यक्ति की संपत्ति बढ़ रही है। इस देश में संपत्ति गिर रही है, किसानों की आमदनी गिर रही है। लोग जो 2 लाख रुपए की सैलरी पर काम करते थे, मेरे जानने वाले 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ आज वो पे कट लेके 50-55 हज़ार पे जॉब कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको सर्वाइव करना है, EMIs भरनी है, क्या करना है, वो फंस चुके हैं पूरी तरह इस इकोनॉमी के। और ये जो लोग भारत छोड़कर भाग रहे हैं हर साल, क्यों भाग रहे हैं? अगर भारत इतना ही मजबूत हो रहा है, इतना ही आर्थिक रूप से सशक्त है, ये कौन लोग हैं जो भारत छोड़कर विदेश भाग रहे हैं? अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ। और ये कौन लोग हैं जो डंकी मारकर अमेरिका जा रहे हैं? वहां जाकर क्या करने के लिए जा रहे हैं? रोजगार के लिए जा रहे हैं। आप किसी भी डंकी वाले से बात कर लीजिए, लौट के आए हैं, वो कहेंगे कि हम रोजगार के लिए जा रहे हैं। उन्हें अपने यहाँ जब आप रोजगार नहीं दे रहे हो तो वो जा रहे हैं डंकी 50 लाख रुपया कर्जा लेके, जमीन बेच के, जैसे भी जा रहे हैं। तो बहुत एक प्रॉब्लम है। अगर आपके यहाँ बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है तो आपके जो अमीर लोग हैं, जैसे दुबई है, सारा अमीर लोग आजकल दुबई जा रहा है। क्यों जा रहा है दुबई? दुबई का एनवायरनमेंट है ना, दुबई का वैसा एनवायरनमेंट है कि दुनिया भर के सारे बिलियनर्स मिलीनियर्स दुबई आते हैं। भारत से भी बहुत सारे लोग दुबई में जाकर व्यापार कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि एक बड़ा चंक आ रहा है भारत में इन्वेस्ट कर रहा है? FDI आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सब लोग आपका पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर कंफर्टेबल मोर इन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड रादर देन इंडियन मार्केट। तो अभी जैसे प्रशांत जी ये बोल रहे थे कि बेरोजगारी दर बढ़ा है 45% से,
या फिर यहाँ के लोग या यूथ माइग्रेट कर रहा है, फॉरेन जा रहा है कमाने के लिए क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है? क्या मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसीज विफल रहा है क्या बिल्कुल नौकरी देने विफल रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ, लोग बार बार ये टीवी ऐड और पोस्टर देखकर ना भारत की जो डेवलपमेंट है उस पर जाते हैं। आप आंकड़े पे जाइए। भारत ने, मोदी जी ने कहा हम स्टार्टअप इंडिया शुरू करेंगे। आप मुझे एक स्टार्टअप इंडिया के तहत बताया हुआ स्टार्टअप बता दीजिए जो यूनिकॉर्न बना हो या प्रॉफिटेबल हुआ हो। ये सारे जो स्टार्टअप इंडिया इस तरीके की जो योजनाएं बनती है ना, ये दरअसल अपने कार्यकर्ताओं के लिए बनती हैं, जनता के लिए नहीं बनती। आप अप्लाई करके देखिए, आपको शायद वो उस तरीके का नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब कार्यकर्ताओं के लिए मिलता है। इनके कोई भी कार्यकर्ता जो कुछ काम वाम धंधा नहीं जानते हैं, वो एक तरीके का स्टार्टअप शुरू करते हैं, ग्रांट लेते हैं, करते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, फिर एक दिन में स्टार्टअप बंद हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइबिलिटी तो कंपनी की है, आपकी तो है नहीं पर्सनल लाइबिलिटी। तो सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ स्टार्टअप इंडिया शुरू करने से काम नहीं चलेगा, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट देना होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, हाई टैक्सेशन है इंडिया के अंदर, लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते। आप 10 लाख रुपए कमाइए, 30 लाख रुपए, आज तो चलो 12 लाख कर दिया, लेकिन इससे पहले 10 लाख कमाते थे, 3 लाख सरकार ले लेती है। आप सोचिए 3 लाख रुपए आपका सरकार ने ले लिया, और उसके, ठीक है अच्छी बात है, बहुत सारे देश में इससे भी ज्यादा टैक्स है, लेकिन आप क्या करते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, 3 लाख रुपए सरकार को टैक्स देते हैं, ये घर से निकलते हैं बाहर, घर के बाहर एक बड़ा सा खड्डा दिखता है आपको, ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं, आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उसके बाद आपको 500 से 600 कोई AQI मिलती है, ठीक है, आप सरकारी अस्पताल में जाइए तो शायद आपका नंबर कब लगेगा आपको पता नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, उसके बाद आप टैक्स ले रहे हो। भाई आप टैक्स ले रहे हो तो उतना रिटर्न तो दो ना हमको। अमेरिका में आप लेते हैं बहुत सारे, 35% फेडरल टैक्स है। आप जाइए, रोड आपका रोड कभी आपकी गाड़ी एक बार बम्प कर जाए बड़ी बात है, आपके यहाँ साफ AQI है, साफ पानी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। ऐसा नहीं अमेरिका परफेक्ट है, वहां भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अगर कोई बेसिक एम्यूनिटीज भी अगर एक देश नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो आप टैक्सेशन क्यों ले रहे हैं? कॉर्पोरेट के लिए इतना मुश्किल बना दिया है बिजनेस करना इस देश के अंदर। एक तो टैक्सेशन से आप परेशान करते हैं, अगर आप सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देते हो, भाई आपके यहाँ अगर ED और इनकम टैक्स ने रेड मार दी, अगर मतलब अगर उनको फंसाना है तो आपको फंसा देंगे, आप चाहे कितना भी अपना बुक क्लियर रखो। प्रोसेस इज पनिशमेंट, आउटकम इज नॉट अ पनिशमेंट। अब मान लीजिए हम और आप एक कंपनी चला रहे हैं, ED ने हमारे यहाँ रेड मार दी, हमें कोई एक नोटिस दे दिया, पूछताछ करेंगे, ठीक है, हम ना, हमारा बुक्स क्लियर है, सब कुछ है, वो तो जांच में पता चलेगा ना, लेकिन उस प्रोसेस को इतना लेंदी बना देंगे कि कोई व्यापारी बिजनेस, आज के डेट में भारत में अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दोगे तो आप व्यापार नहीं कर सकते हो, ये बात सच है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मेरे पे जो एक्शन लेना चाह लेते, मैं बता दूंगा कि इनको, कि जितने भी आपने कंपनीज देखी हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लिस्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सबने पैसा दिया, चोरों ने भी पैसा दिया, ऐसे कंपनियों ने पैसा दिया जिनका ऑफिस तक नहीं है। तो अगर आप इतना मुश्किल बनाओगे व्यापारी के लिए, कोई यहाँ व्यापार करना नहीं चाहता। लोग खुश हैं, दुबई में जाकर व्यापार करते हैं, 5-8% शायद वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स है वो देते हैं, और अपना पूरा इनकम एंजॉय करते हैं। अगर 10,000 दिरहम कमा रहे हैं तो 10,000 दिरहम उनका है। अब वो 10,000 दिरहम खर्च भी करते हैं ना, तो इकोनॉमी में रोटेट करते हैं, उनकी एक रोटेटिंग इकोनॉमी बन गई। यहाँ से खून चूसना है, पेट्रोल दे रहे हो, खून चूस लो इनका। अब पेट्रोल ये दे रहे हैं आपको 94 रुपीज़ लीटर है आज, शायद अभी मैंने देखा 94 रुपीज़ लीटर है। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंड है, क्या इथेनॉल भी 94 रुपीज़ का आता है? नहीं आता। इथेनॉल अगर आप मिला रहे हो, मान लीजिए 10% आप इथेनॉल मिला रहे हो, तो यानी कि इथेनॉल तो शायद 40-45 रुपए का आता होगा। आप इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हो, पेट्रोल प्योर भी नहीं है अब आपका। पहले पेट्रोल प्योर होता था, अब इथेनॉल ब्लेंड है। उसके बाद आप रेट नहीं गिरा रहे हो। क्रूड ऑयल भी तो कम हो गया। आप मनमोहन सिंह जी को बहुत गाली देते थे कि भाई उस समय तो 130-140 रुपए क्रूड ऑयल होता था पर बैरल, 50 रुपए बैरल आ गया, 40 रुपए बैरल आ गया। उसके बाद भी पेट्रोल का दाम इधर से उधर नहीं हुआ। उसके बाद आपका कर्जा लेने का जो सिस्टम है वो नहीं। भारत अगर इकोनॉमिकली इतना मजबूत हो रहा है तो 50 लाख जो भारत के ऊपर कर्जा है वो 5 गुना बढ़ गया मनमोहन सिंह के आने के बाद से। मनमोहन सिंह की सरकार ने जितना कर्जा रखा था उसका 5 गुना बढ़ चुका है। मतलब आप एक तो जनता से पैसा भी ले रहे हो, ऊपर से आप कर्जा भी ले रहे हो, फिर आपको क्या, आप तो झोला उठा के चल दोगे। लेकिन प्रशांत जी, जैसे सरकार के लोग ऐसा कह रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो जनता खुद ही नहीं करना चाह रहा है। अच्छा। जैसे वो एग्जांपल के तौर पे, या अभी हम भी देख रहे हैं कि गिग इकोनॉमी के तौर पे आजकल
इकोनॉमी के अंदर एक नई व्यवस्था उभर कर आई है, जैसे स्विगी और हाँ, जोमेटो वगैरह का। तो आपको क्या लगता है कि जनता करना नहीं चाह रही है, या वेजेज उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर सम्मानजनक नौकरी नहीं है इसलिए? देखिए, मैं इस बात को बड़े दावे से कहता हूँ कि भारत के लोग ना मेहनती बहुत है। हम्म, इतना मेहनत करने वाली कौम ना शायद ही पूरी दुनिया में होगी। अच्छा। मैं अपने अमरीकी कुछ लंदन बेस्ड जो दोस्त हैं उनसे बात करता हूँ, बोलते हैं इंडियंस यार दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब समय नहीं देखता। इंडियन आदमी ना समय नहीं देखता, अगर उसको काम करना है 8 घंटा नहीं करता वो काम, 12 घंटा 15 घंटा काम करने वाले लोग हैं इस देश में। और ई रिक्शा चलाते, जो ये साइकिल से रिक्शा खींचते हैं, इस देश में पाए जाते हैं लोग। कितना मेहनत करते हैं इस देश के लोग। आप कहते हो कि लोग काम नहीं करना चाहते, आप दीजिए ना उनका मेहनत आना। व्हाट इज पर्पस ऑफ जॉब? जॉब का पर्पस नहीं है कि सिर्फ आमदनी हो, जॉब का पर्पस है आमदनी विद डिग्निटी। जॉब विद डिग्निटी, इट इज अ पैकेज। मैं अगर स्विगी में काम कर रहा हूं, अब 12 घंटा गाड़ी चलाने के बाद धूप बारिश ठंडी, लोगों की गालियां, 4 फ्लोर टेरेस चढ़ रहा हूँ, 3 फ्लोर चढ़ रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, कुत्तों से बच रहा हूँ, गिर जा रहा हूँ, टायर फट जा रहा है, उसके बाद अगर पूरे दिन काम करने के बाद मैं 200-250 रुपये कमा रहा हूँ, तो क्या ये डिग्निटी है? क्या उनको हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं ये गिग इकोनॉमी के माध्यम से? क्या इनको मेडिक्लेम मिलता है गिग इकोनॉमी के माध्यम से? कुछ उनको सिक्योरिटी है गिग इकोनॉमी के माध्यम से? आप पे दीजिए ना। अब हमारे देश में ऐसे महान महान लोग हैं, बोलते हैं कि 70 घंटा काम करना चाहिए। अच्छी बात है भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत के ऐसे लोग हैं वो 70 नहीं, वो 100 घंटा काम करने को तैयार है। एक हफ्ते में 100 घंटा काम करने को तैयार है, सैटरडे संडे छुट्टी भी नहीं लेंगे, वो काम करने वाले लोग भारत में हैं। लेकिन सैलरी आपको देना है 8 घंटे का, और आपको जॉब करवाना है 70 घंटे। अरे 70 घंटे का पैसा दीजिए ना, क्यों नहीं करेगा 70 घंटा काम? आप 80 घंटे का पैसा दीजिए, 80 घंटा काम करेगा। पैसा आपको नहीं बढ़ाना है, आपको लोगों का काम करवाना बढ़ाना है। वो नारायण मूर्ति की मैं बात कर रहा हूँ। पता नहीं इस उम्र में आके क्यों सठिया जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और नारायण मूर्ति ने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं किया जिसको लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। एक आउटसोर्सिंग लेबर जॉब भारत के अंदर खोलने का काम किया है, कोई 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 ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा होगा इकोनॉमी में, पर इस तरीके की अमानवीय बात आदमी पता नहीं अभी क्यों करता है। अच्छा प्रशांत जी, अगला सवाल मेरा नोटबंदी के ऊपर है। भाजपा सरकार का कहना था कि नोटबंदी जो है काले धन के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक है। आपको क्या लगता है कि काला धन सक्सेसफुल रहा, नोटबंदी जो है काला धन के खिलाफ सक्सेसफुल रहा या फिर असफल रहा? देखिए, नोटबंदी का जो उद्देश्य था, जब नरेंद्र मोदी आए अचानक से एक दिन 8 बजे की, आज के बाद ये सारे नोट जो हैं वो इलीगल टेंडर होंगे। उन्होंने बोला क्यों कर रहे हैं? ब्लैक मनी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मनी ब्लैक नहीं होता, ट्रांजैक्शन ब्लैक होता है। ट्रांजैक्शन पर अटैक करना था, मनी पर अटैक नहीं करना था। चलो बोले ठीक है, चलो मनी पर अटैक कर लिया इन्होंने। उसके बाद 2 दिन के बाद आके बोले कि हम टेररिज्म के खिलाफ ये कर रहे हैं। बोले चलो ठीक है। फिर 2 दिन क्या आए, बोले हम जाली नोट के खिलाफ ये कर रहे हैं। ये गोल पोस्ट शिफ्ट करना समझ में नहीं आया। नोटबंदी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था, इट वॉज अ डिजास्टर। इट वॉज अ डिजास्टर। भारत के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पानीपुरी वाला क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं लेता है, ठीक है। जो सब्जियां बेचती हैं महिलाएं या फिर छोटा मोटा काम करती हैं, दुकान चलाती हैं, वो क्रेडिट कार्ड या आरटीजीएस से पैसा नहीं लेते, वो कैश से पैसा लेती है। क्या वो इलीगल पैसा है? वो पैसा वो बेचारी वो सेव करके रखती थी। आपने ओवरनाइट उन सबका पैसा उनसे छीन लिया, 2000 रुपए की 4000 रुपए की लिमिट लगा दी। और मैं बता दूं, बहुत सारे व्यापारियों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपना नोट बेधड़क का मैनेजर के साथ सेट बैठकर बदली करवाए। अच्छा। आम आदमी तो परेशान रहा इसमें। तो ये डिजास्टर था, और नरेंद्र मोदी को इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा प्रशांत जी, जैसे आप नोटबंदी को बहुत ही उस तरीके से बता रहे हैं, कुछ भी सरकार कुछ तो सोच कर लिया होगा ना, ये स्टेप कुछ भी सक्सेसफुल नहीं रहा गया। मैं कह रहा हूँ तो ऐसा हुआ होगा ना, जो रीजन होना चाहिए ना सक्सेसफुल होने का। नरेंद्र मोदी को एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर दिखना था। उद्देश्य नोटबंदी नहीं थी, उनको दिखना था कि मैं एक स्ट्रांग डिसीजन ले सकता हूँ। अच्छा। कहीं उन्होंने शायद कोट वोट पढ़ लिया होगा कि ग्रेट लीडर इज नोन फॉर देयर ग्रेट डिसीजंस। तो ग्रेट डिसीजन लेना है तो कुछ भी ले लो, ग्रेट डिसीजन। फिर खबर भी आ गई 2000 के नोट में नोटों का चिप है, वो सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, कि ये 2000 फीट जमीन के नीचे भी दबा होगा तो
सैटेलाइट इसको पकड़ लेगा, इस तरीके की मतलब ये अफवाहें सरकार के बिना नहीं फैली होंगी, सरकार के किसी आदमी ने बताया होगा इस तरीके की। तो लोगों को, हाँ, लोगों को बड़ा खुश हो रहा है कि नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी हो रही है, नोटबंदी। कितने लोग मरे, वो 100 लोग, 150 लोग, 110 लोग लाइन में लग के मरे, कितने लोग इलाज के लिए मर गए, कितने लोगों की शादियां कैंसिल हो गई। ऐसे डिसीजन मत लो। मनी ब्लैक नहीं होता, ट्रांजैक्शन ब्लैक होता है। अच्छा, कांग्रेस जो है बीजेपी के एक और सरकार के जो एक और स्टेप लिया गया उसके बहुत ही खिलाफ बातें करती है अभी भी, जीएसटी। जीएसटी जो सिस्टम है वो बीजेपी ने फॉर्मुलेट किया था, आखिर सॉरी कांग्रेस ने फॉर्मुलेट किया था और बीजेपी ने लागू कर दिया। तो ऐसा क्या है कि कांग्रेस अब विरोध कर रही है, क्योंकि अगली बार अगर सरकार में आती कांग्रेस तो हो सकता है कि जीएसटी को लागू करता भाई। नहीं, कांग्रेस ने जो जीएसटी फॉर्मुलेट किया और जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। जो सरकार ने जीएसटी बनाई, जीएसटी बनाना, फॉर्मुलेट करना अलग बात है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसको सेग्रीगेशन किस तरीके से, टैक्सेशन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहाँ 5 लगेगा, कहाँ 18 लगेगा, कहाँ 28 लगेगा, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया। किस पर 5 लगेगा, किस पे 8 लगेगा, किस पे 10 लगेगा, किस पे 12, 15, 18, 28। तो ये जो, और जीएसटी किस तरह के भरना, हर महीने भरना है, भाई इस तरीके की बातें तो कांग्रेस नहीं करती थी। भाई जीएसटी इसलिए लाया था कि ये जो वैट, ये तमाम जो अलग अलग टैक्सेशन है, इनको एक सम अप कर दिया जाए। पर ये इस तरीके से जीएसटी को इतना खतरनाक बनाया है इस सरकार ने कि आम जो एमएसएमई है, छोटा व्यापारी, वो बहुत परेशान है, वो व्यापार नहीं कर पा रहा, उसका हर महीने उसको जीएसटी फाइलिंग करनी है, फिर जीएसटी क्रेडिट, जीएसटी इनपुट, ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत करो व्यापारियों को। इस देश में लोग ऑलरेडी उठने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको धकेलने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है, पढ़े लिखे लोग नहीं है ना। अच्छा, प्रॉब्लम, आप नरेंद्र मोदी भी ये बात स्वीकार करेंगे, नरेंद्र मोदी के पास पढ़े लिखों की टीम नहीं है, उनके पास ना रटौरी वाली टीम है। जो नरेंद्र मोदी के प्रॉब्लम है, नरेंद्र मोदी के आसपास ना उनको आलोचना करने वाले कोई लोग नहीं है। अच्छा, सब बोलते हैं मोदी जी आप भगवान हैं। मोदी आज सदन के अंदर कोई उड़ीसा के एमपी है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज न छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माँ को बर्तन धुलवाया नहीं किसी से। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी मगरमच्छ का बच्चा नहीं उठा के लाए। छत्रपति शिवाजी महाराज कभी दंगा नहीं करवाए। छत्रपति शिवाजी महाराज नोटबंदी करके किसी को लाइन में नहीं मरवाए। इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि वो भगवान है, नॉन बायोलॉजिकल भी हैं वो। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो भी पॉलिसीज लागू करती है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए? हाँ, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, ये बात स्वाभाविक है कि इलेक्शन का, बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन के ही मद्देनजर बनाई जाती हैं। कि हम, जैसे लाड़की बहन योजना है, महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन योजना लाई गई। अब लाड़की बहन योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपया होना चाहिए अगर वो बांटना है। उसका पैसा नहीं है फडणवीस सरकार के पास। सरकार, आप लोग जब ये दावा कर रहे हैं कि पॉलिसीज जो भी आ रही है इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए, कांग्रेस भी तो ये सब वादे इसलिए करती है ना, जैसे दिल्ली में 2500 रुपया देने का। हाँ, तो सभी पार्टियां तो ये करती ही हैं। मैं कह रहा हूँ करे ना, लेकिन क्या कांग्रेस ने SC/ST का फंड डाइवर्ट किया? क्या भाजपा ने महाराष्ट्र में SC/ST का जो डेवलपमेंट फंड था 10,000 करोड़, वो लड़की बहन योजना में दे दिया। क्यों दे दिया भाई लड़की बहन योजना में? हमारा कहना है कि आप योजना बनाइए, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आप 2,500 रुपये महिलाओं को दे रहे, वेलफेयर स्टेट यही सब करता है, लेकिन ये नहीं करता कि किसी और गरीब तबके का, वंचित तबके का फंड भी यहाँ डाइवर्ट कर दे। ये गलत है। अच्छा। जो महाराष्ट्र सरकार ने किया, फडणवीस सरकार ने, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके सरकार के मंत्री संजय सिरसट का बयान है कि 10,000 करोड़ रुपया लाड़की बहन योजना में दिया गया। अच्छा प्रशांत जी, आप आने वाले समय में कहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? क्योंकि अभी प्लान तो बना ही रहे होंगे। नहीं, जाहिर सी बात है, मैं उत्तर प्रदेश मैं चुनाव लड़ूंगा, और किस सीट से लड़ूंगा उस पर मैंने अभी पूरी तरह निर्णय नहीं लिया है, पर मेरे दिमाग में है। दिमाग में हो तो? हाँ, है मेरे दिमाग में सीट, लेकिन मैं अभी सीट बताना नहीं चाहता। अच्छा। मैं नहीं चाहता विवाद हो अभी। अच्छा। लेकिन वो सीट बहुत सारे लोगों को पता भी है, मेरे साथ जो काम करते हैं पॉलिटिकल में, उनको पता है मैं कहाँ से लड़ने वाला हूँ। और चूंकि मेरे दिमाग में इस समय 2 सीट्स चल रही हैं, तो मैं उन दोनों सीट्स पर अपनी टीम को लगाया है, रिसर्च कर रहे हैं, और उस पर निर्णय लेंगे किस तरीके से लड़ना है। और जाहिर सी बात है, अब राजनीति में आए हैं तो चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे, और जनता का काम भी करेंगे। अभी आपका जो पॉलिटिकल जो पोजीशन पार्टियां हैं, पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां, उसमें जिस तरीके से आपकी पकड़ है, हो सकता है कि कल की बहन मायावती जी की पार्टी से ऑफर आ जाए, चंद्रशेखर जी ऑफर कर दें। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तो आप बहन जी और चंद्रशेखर रावण के बीच किसको चूज करना चाहेंगे? देखिए, ऑफर तो आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाजपा वाले ऑफर नहीं देते हैं। अच्छा। लोगों को बता दूं,
जब मैं जेल में था तो जेल के अंदर मुझे ऑफर भिजवाया गया था कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर से मुकदमे हटा दिए जाएंगे और 2022 का विधानसभा चुनाव भी आपको लड़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं ऑफर नहीं आते, बहुत सारे दलों से आते हैं और अच्छी बात है भाई, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है ऑफर देने का। वो मेरा डिसीजन है कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है। बहन जी के यहाँ से भी ऑफर आया है, ऐसी बात नहीं है। बहन जी ने दिया है या बहन जी के लोगों ने दिया है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उस पार्टी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन कहाँ से होता है। ऐसा नहीं, उनके पार्टी के मैं कुछ नेताओं से मैं मुलाकात किया हूँ जो पार्टी को चलाते हैं ढंग से, उन्होंने मुझे कहा कि आपको पार्टी में आना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए। और रही बात चंद्रशेखर भाई की, चंद्रशेखर भाई तो हम लोग संघर्षों के साथी हैं शुरुआती दिनों से। अच्छा। मतलब मैं चंद्रशेखर भाई को तब 2015 से जानता हूँ निजी रूप से, तो हम लोग तो भाई हैं। और भाइयों में क्या ऑफर होता है, हमें लगता है कि बहुजन आइडियोलॉजी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं और चुनाव जीत कर आए हैं, प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पार्टी बनाई और वो सिर्फ घूम रहे हैं। भाई उन्होंने पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, अकेले लड़े। भाई मेरी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, हम भी उनके खिलाफ एक कैंडिडेट दिया, बसपा ने भी दिया, भाजपा ने भी दिया, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति 1.5 लाख वोट से जीत कर आया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई जीत कर संघर्ष कर आया है, जेल जाकर आया है, नशे में 9 महीने जेल काटी है, पीठ पे लाठियां तोड़वाई हैं, तो अगर आज जीते हैं तो संघर्ष की बात है और अच्छी बात है, और मैं तो बधाई पात्र हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर मुझे बहन जी और चंद्रशेखर में चुनना होगा तो मैं 100%, इसमें कोई इफ बट नहीं है, मैं चंद्रशेखर आजाद को चुनूंगा। तो इन दोनों नेताओं में अंतर क्या आप देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर और मायावती जी में अंतर, मायावती जी से मैं मिला नहीं हूँ पर्सनली, तो मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत नहीं, पर उनका स्टाइल, जिस तरीके की पॉलिटिक्स करती हैं, जिस तरीके उनको पार्टी चलती है, वो बहुत ना प्रो पीपल जैसा नहीं है, प्रो दलित कम्युनिटी जैसा नहीं है। आप मिल नहीं सकते बहन जी से, मिलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो अलग अलग तरीका, जो कांशीराम जी का था कि सबको मिलना है, सबके साथ मिलकर काम करना है, वो बहन जी नहीं। बहन जी ने उसको एकदम एक कॉर्पोरेट, जैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती हैं कि उसके 100 फ्लोर की बिल्डिंग होती है और 100वें फ्लोर पर प्रेसिडेंट बैठता है, आपको 100 फ्लोर तक जाना है तो आपको कई फ्लोर दाखने पड़ेंगे और हर फ्लोर पर एक सिपह सालार बैठा हुआ है। तो वो एक मुश्किल थी बहुजन समाज पार्टी के साथ, जिसकी वजह से आज पार्टी की हालत है कि उसके पास अपने समाज का एक भी विधायक नहीं है। वो जो भी जीत कर आए हैं, रसड़ा विधायक जो हैं, दयाशंकर, रमनशंकर, क्या तो नाम है उनका, आई एम सॉरी मैं अगर उनका नाम भूल रहा हूँ, रसड़ा विधानसभा से हैं, वो भी अपने दम पर जीत कर आए हैं। मतलब उनको बसपा से कोई मतलब नहीं है, वो अपने दम पर चुनाव जीत कर आए हैं। और आज पार्टी की हालत है कि पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है पार्टी के पास। अपने समाज, जिस समाज की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन का 9 विधायक, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, कोई सांसद नहीं है आपके पास। तो अगर आपने इस स्तर पर पार्टी को बना दिया है, और उसके बाद उनका जो भतीजा है आकाश आनंद ने भी चुनाव के वक्त चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बहुत सारी उल्टी चीज़ें बातें की कि कोई पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, कोई ये नहीं जीत सकता, कोई औकात नहीं है, छोटे लोग हैं। भाई उस व्यक्ति ने प्रूफ किया कि वो सांसद भी बना, और आपकी आज ये हालत है कि आपको पार्टी से भी निकाल दिया गया। अपने ही बुआ ने आपको पार्टी से निकाल दिया क्योंकि आप बोलते थे, अच्छा बोलते थे। मैं बधाई देता हूँ आकाश को, आकाश अच्छा बोलते थे। कहीं 2-3 भाषण मैंने उनके सुने जिनमें वो आरएसएस और भाजपा के खिलाफ आक्रामक नजर आए। शायद बहन जी को नहीं पसंद आया कि आरएसएस भाजपा पे क्यों अटैक कर रहा है ये लड़का। तो अच्छा काम कर रहे थे, अब उनको निकाल दिया। पर मुझे लगता है कि आकाश को भी अब समझदारी दिखानी चाहिए, उनको आना चाहिए, चंद्रशेखर भाई के साथ मिलकर काम करना चाहिए। या नहीं कम कर सकते तो हमारे साथ आ जाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और दलित समाज से ही आते हैं, हमारे साथ काम कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है वो समझदार व्यक्ति हैं, वो चुन सकते हैं उनको क्या करना है। वो चाहे तो बहन जी, क्योंकि बहन जी के यहाँ क्या होता है कि ज्वाइनिंग से ज़्यादा निष्कासन होता है। आज पहले उनको हटाया था, फिर ला दिया, फिर हटा दिया, हो सकता है फिर ले लें। तो मैं तो शुभकामनाएं दूंगा आकाश को कि प्रशांत जी, बहुजनों के 2 बहुत अच्छे नेता हों, जैसे आपने नाम भी लिया कांशीराम जी का, और एक बाबू जगजीवन राम। हाँ। आप इन दोनों नेताओं में अब सबसे बेहतर किसको समझते हैं? देखिए, या अंतर इन दोनों के बीच का अगर समझा सके हमें। देखिए, दोनों का अपना महत्व है, लेकिन अगर दोनों के भीतर मुझे अगर डिस्टिंग्विश करना हो कि इनमें बेटर नेता कौन है, तो मैं 100-200% कांशीराम जी को चुनूंगा। अब सवाल यह है कि कांशीराम, हाँ, मैं इसलिए चुनूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्ता का मार्ग दिखाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का मार्ग दिखाया। सत्ता के मार्ग पे बहुत सारे लोग उनके पद पर चले होंगे। बाबू जगजीवन राम का भी बड़ा योगदान है, ऐसा नहीं है कि बाबू जगजीवन राम, लेकिन अगर दोनों में बेटर चुनने की बारी आई तो कांशीराम को इसलिए चुनूंगा कि कांशीराम ने ये बताया कि आपको किसी अपर कास्ट की अनुकंपा की आवश्यकता नहीं है मंत्री सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो कांशीराम जी ने करके दिखाया।
एक पार्टी बनाई जो कोई सोच नहीं सकता था कि गांव में कोई दलित मिलकर सरपंच बन सकता है। उस व्यक्ति ने पार्टी बनाई, एक संगठन बनाया और एक प्रदेश में 3-4 बार सरकार बनाई, एक बार फुल माइनॉरिटी बहुमत की सरकार बनी। इसके लिए कांशीराम महत्वपूर्ण है। बाबू जगजीवन राम का दौर अलग था, उनकी अपना रोल था, लेकिन जब ये जो मंडल के बाद प्री मंडल और पोस्ट मंडल वाली जो पॉलिटिक्स थी, इसमें कांशीराम जी ने उसको साबित कर दिया कि देखो, जरूरी नहीं है कि आपको अगर अपने समाज की बात करनी है तो आपको किसी अन्य दल में रहना पड़ेगा या मंत्री बनकर कुछ अपने समाज का काम करना पड़ेगा। आप ये काम अपने समाज के साथ मिलके भी कर सकते हो, जो मान्यवर ने करके दिखाया। मान्यवर ने सिर्फ दलितों को नहीं जोड़ा, बहुत सारी अन्य ओबीसी बिरादरियां भी मान्यवर के साथ काम करती थी। मेरे पिताजी स्वयं मान्यवर जी के साथ DS4 में काम करते थे और मान्यवर जी के साथ जब वो युवा हुआ करते थे तो मान्यवर जी के साथ साइकिल यात्रा पे जाया करते थे। ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं कि उनका क्या योगदान है, पर इससे बाबू जगजीवन राम का योगदान कम नहीं हो जाता, उनका अपना योगदान है। लेकिन अगर पॉलिटिकल एक फिगर को मैं देखूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर उनका जो आइडिया था उसको फॉर्मुलेट करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में अगर कोई कामयाब रहे तो मान्यवर कांशीराम रहे। लेकिन कुछ लोग कांशीराम जी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी के बहुत करीबी थे, क्योंकि एक बार अलायंस भी उन्होंने किया। हाँ, नहीं, बीजेपी के करीबी नहीं थे। वो कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि मैं बीजेपी का करीबी नहीं रहा हूँ। मेरा उद्देश्य था कि दलित समाज को एक बार सत्ता में लाना था, जिसके कारण वो बीजेपी के साथ गए तो क्या दंगा हो रहा था क्या? वो बीजेपी के साथ गए तो क्या यूपी के अंदर बजरंग दल वाले रोड पे घूम रहे थे क्या? ऐसा नहीं होता। आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हो पर इसका मतलब ही नहीं सरेंडर नहीं करते हो। जैसे एकनाथ शिंदे ने सरेंडर कर दिया, अजीत पवार ने सरेंडर कर दिया, चिराग पासवान सरेंडर कर दिए, नीतीश कुमार सरेंडर कर दिए। सरेंडर करना पॉलिटिक्स नहीं होती है। नायडू ने कर दिया, पवन कल्याण ने कर दिया। ये गठबंधन की पॉलिटिक्स नहीं है। ये बेसिकली है सरेंडर की पॉलिटिक्स। मान्यवर ने कभी भी सरेंडर की पॉलिटिक्स नहीं की। मान्यवर के पास ऑप्शन था, वो राष्ट्रपति बन सकते थे इस देश के। उन्होंने ठुकराया इस प्रस्ताव को कि मैं देश का राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, क्योंकि उन्हें पता है राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है और जिस दिन वो राष्ट्रपति बन गए उस दिन बहुजन समाज का जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि वो राष्ट्रपति तो नहीं बने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज खत्म होने की राह पर पहुंच चुकी है। प्रशांत जी, आपके नेता, कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वो आजकल जाति जनगणना की बातें कर रहे हैं। लेकिन पहले जब सत्ता में थी कांग्रेस, उस समय भी जाति जनगणना का मांग रीजनल पार्टियां कर रही थी। कांग्रेस ने जनगणना कराया भी, लेकिन पब्लिश नहीं कराया। लेकिन अब किस तरीके से हम उम्मीद करें, या हमारी दर्शक कैसे उम्मीद करें कि अब पार्टी अगर सत्ता में आती है तो रिजर्वेशन जाति जनगणना जब होगी तो पब्लिश कराई जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है, वैसे पार्टी के भीतर आरएसएस का एक छत्ता हुआ है। अच्छा। है, अभी भी है। पहले बड़ा था तो इसको कांग्रेस समझ नहीं पा रही है? नहीं समझ पा रही थी उस समय। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, जब आप सत्ता में होते हो तो आपको नहीं दिखता बहुत सारी चीजें, लेकिन आज जब विपक्ष में है तो अब देखेंगे लगातार राहुल गांधी जी आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जो कि कांग्रेस में पहले नहीं होता था। बिल्कुल। बीजेपी पे अटैक करते थे, आरएसएस पे कोई अटैक नहीं करता। राहुल गांधी जी ने जब फुल फ्लेज पार्टी के अंदर आए, अध्यक्ष बने पार्टी के, तो आरएसएस पर अटैक शुरू किया। इससे बहुत घबरा गए लोग कि ये तो जड़ पर हमला कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में भी जो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी जी आरएसएस पे हमला करें, क्योंकि भाई आरएसएस ने तो अपने लोग हर पार्टी में भेज रखे हैं ना। आरजेडी में भी हैं, सपा में भी है, शिवसेना में भी हैं, एनसीपी में भी, हर पार्टी में आरएसएस ने अपने अपने नुमाइंदे भेज रखे हैं। वो डिविएट करते रहते हैं। तो वो जो 2012 में जो जनगणना हुई थी वो बाहर इसलिए नहीं आए कि पार्टी के भीतर आरएसएस मानसिकता के जो लोग थे उन्होंने ये कन्विंस करने में कामयाब रहे कि इसको लाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। और नुकसान क्या, नुकसान आज भी हुआ। और आज भी मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी को वोट दलित पिछड़ा आदिवासी देता है, तब जाके 99 सीट आई है। ये कोई नहीं देता वोट। आप लोग छत्तीसगढ़ हारे, महाराष्ट्र भी हार गए, हरियाणा भी हारे, अब दिल्ली भी हारे, एक भी विधायक नहीं है आपको मिला। अब इलेक्शन 2025 में बिहार में और 2027 में उत्तर प्रदेश में। आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या आप जमीनी लेवल पर काम कर रहे हैं? काम हो रहा है। देखिए, पार्टी के अंदर एक तरीके से क्लेंजिंग हो रही है। राहुल गांधी जी लगातार पार्टी के भीतर, अभी वो गुजरात भी गए तो उन्होंने बोला कि हमारे बहुत सारे नेता आरएसएस से मिले हुए हैं और उनको निकालना जरूरी है। जब तक वो नहीं निकलेगा, हो सकता है 5 साल की आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह के इंदिरा गांधी जी जब सरकार चलाती थी तो जो प्रीवी पर्स खत्म करने की बात करती थी, नेशनलाइजेशन करने की बात करती थी, तो पार्टी के भीतर जो आरएसएस जनसंघ मानसिकता के लोग थे वो सब खिलाफ थे। उन्होंने पार्टी तोड़ के अलग पार्टी बनाई। तो बहुत कठिन है। एक भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते एक जटिल पार्टी है। राहुल गांधी जी लगातार उसके अंदर रिफॉर्म कर रहे हैं और वो रिफॉर्म होगा
दिल्ली का चाहे जो परिणाम आया हो, तो क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दे जीतने के लिए? क्या हम लोग तो कहते हैं कि 100 चुनाव हारेंगे लेकिन नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। आपने बातचीत के बीच में एक लाइन यूज किया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारा ये आखिरी सवाल होगा प्रशांत जी कि अगर कांग्रेस कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या आप लोग सुनिश्चित करेंगे इस बात